हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों की पढ़ाई में हेल्प के लिए इस लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज जबकि बंद हैं, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के वीडियो को मैं बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, जिससे कि आपके पढ़ाई में मदद हो। इसी क्रम में आज मैं क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युतिकी के कुछ टॉपिक्स को मैं लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैं अपलोड कर चुका हूं। आज मेरा जो है अगला पार्ट है जिसको मैं बनाने जा रहा हूं। और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को वीडियो लगा कैसे। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये है कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कूलाम ने क्या किया? कूलाम ने, जैसे कि अभी आपने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, विद्युत आवेश क्या है, कैसे होता है, और इन सब चीजों के बारे में, आवेश क्या है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसका मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो कूलाम ने देखा कि कोई भी पदार्थ है तो किसी भी पदार्थ के दो गुण मुख्यतः, किसी भी पदार्थ के दो गुण होते हैं। पहला होता है पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक। दूसरा होता है आवेश, ठीक है ना। तो आवेश ये किसी भी द्रव्य का या मैटर का, उसकी अपनी विशेषता होती है, उसमें ये दो गुण पाए जाते हैं। पहला तो उस द्रव्य में या पदार्थ में द्रव्यमान होते हैं। आप जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उनमें द्रव्यमान होता है, भार होता है, स्थान घेरते हैं। और दूसरा क्या होता है? आवेश। इसको भी आप पढ़े, आवेश संरक्षण सिद्धांत नियम भी आप पढ़े, आपको अच्छे से हमने समझाया। मैं अपलोड कर ही चुका हूं। तो द्रव्यमान के कारण इन्होंने देखा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का इन्होंने स्टडी किया। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, मान लीजिए यहाँ कोई पिंड है, यहाँ कोई पिंड है, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है। तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है? F इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो न्यूटन ने क्या, न्यूटन का ये नियम था। तो इसी नियम को इन्होंने बेस बनाया। इन्होंने कहा यार, जब किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान के कारण उसके बीच फोर्स लग सकता है, तो आवेश के कारण भी बल लगेगा। बस इसी को उन्होंने बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद उन्होंने अपने नियम को रखा। अब आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये एक चार्ज है, ठीक है, ये एक चार्ज है, और मान लेते हैं ये एक चार्ज है। इस चार्ज, मान लेते हैं इसका जो चार्ज है प्लस Q1 है, और इसका जो चार्ज है ये प्लस Q2 है, ठीक है ना। ये इस पर जो चार्ज है, ठीक है, प्लस Q1 और ये प्लस Q2 जो आवेश है। और तथा ये परस्पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, इसको हम मान लेते हैं r है। बात समझ में आई? अब देखिए, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ये दो पिंड हैं और दो दो आवेशित पिंड हैं, तो परस्पर उनमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तब लगेगा जब उनके आवेश क्या हो? विजातीय हो। विजातीय का मतलब क्या हो? विपरीत हो, एक प्लस हो एक माइनस हो। और यदि सजातीय है, सजातीय का मतलब समान आवेश, या दोनों पर माइनस हो या दोनों पे प्लस हो, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। तो इस तरह से ये इस पर फोर्स लगाएगा,
बाहर की ओर, और ये इस पर फोर्स लगाएगा बाहर की ओर, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर। तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, तो देखिए हम इसी के सहारे इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसको आप समझ गए तो सेम इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर मान लेते हैं कोई चुंबक है, मान लेते हैं चुंबक है, ठीक है। यहां मान लेते हैं ये लोहा है Fe, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये इस पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा? अब आप सोच रहे होंगे सर जी आप कैसे लिख दिए डायरेक्ट इस पे प्लस के? हम जानते हैं Fe मेरा आयरन है, आयरन क्या होता है? धातु होता है, और धातु पे क्या होता है? धन आवेश होता है। तो जब ये धन आवेश है तो ये ऋणावेशित है। क्यों? क्योंकि लोहा चुंबक में क्या होता है? आयरन चुंबक में मैग्नेट में चिपक जाता है, मतलब आकर्षण बल लगता है। तो इसका मतलब ये धनावेशित है, तो चिपक रहा है और ये धनावेशित है, इसका मतलब ये ऋणावेशित होगा। अब देखिए ये इसको क्या कर रहा है? इसको खींच लिया, ये दोनों आपस में आकर के क्या हुए? चिपक गए। ठीक, अब मान लेते हैं कि चुंबक को सिर्फ इतना बढ़ा लें और लोहे को इतना बढ़ा लें, तो आप देखोगे कि ये मतलब ये चिपक नहीं पाएंगे, ये चिपक नहीं पाएंगे। या मान लेते हैं चुंबक को हम बड़ा ले लें और लोहे को छोटा ले लें, तो आप देखेंगे यदि इसको और इसको आपस में चिपकने में यदि 1 सेकेंड लगा है, तो इसको चिपकने में 1 सेकेंड से कम समय ही लगेगा। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि ये मैग्नेट बड़ा होने का मतलब क्या? चार्ज अधिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहाँ मैग्नेट कम होने का मतलब क्या? यहाँ मैग्नेट कम होने का मतलब यहाँ चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। और ये चिपक नहीं रहा है, मतलब यहाँ बल घट गया, यहाँ फोर्स क्या हो गया? यहाँ फोर्स आपका घट रहा है। फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है, चिपक नहीं रहा है। क्यों नहीं चिपक रहा है? और यहाँ क्या हुआ? सटाक से क्या हुआ? चिपक गया, इसका मतलब यहाँ फोर्स बढ़ गया। तो इन दोनों को देखने से क्या पता चला? इन दोनों को देखने से ये पता चल रहा है कि आवेश अगर बढ़ जाएगा, आवेश अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यदि आवेश घट जाएगा तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। ठीक, यदि आवेश यदि बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और आवेश यदि घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आई? तो मान लेते हैं कि यहां लिख दीजिए, माना, यहां लिखिए ऐसे, माना Q1। तो अब देखिए इसका जो नियम है, पहले इसका हम नियम लिख लेते हैं। नियम क्या है? पहले इसके नियम को हम लिखते हैं। इसका नियम क्या है? ठीक है ना, कूलाम का नियम क्या है? इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो पहले इसका नियम हम लिखते हैं। कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम क्या है? किन्हीं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला, आकर्षण बल, कब लगेगा? आकर्षण बल कब लगेगा? यहां लिख दीजिए विजातीय या विपरीत, विजातीय आवेशों। ठीक, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल कोष्टक में लिखिए सजातीय आवेशों। क्योंकि प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? जब आवेश सजातीय होंगे, यानी दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो यहाँ लिखेंगे सजातीय आवेशों। ठीक, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उसके आवेशों के गुणनफल के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती 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 तथा आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा परिभाषा। अब यहाँ आप नोट में यहाँ लिख सकते हैं किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहलाता है, कूलाम बल कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका एक मान लीजिए परिभाषा हो गया कि कोई आपसे पूछ ले स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं या कूलाम बल किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा आपका यही परिभाषा होगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अब वो बल चाहे आकर्षण बल हो, ठीक है, यहाँ हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं, यहाँ हम भूल गए, यहाँ लिख दे रहे हैं, लगने वाला बल कोष्टक में आकर्षण, चाहे आकर्षण हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण, चाहे आकर्षण बल हो अथवा प्रतिकर्षण बल हो, ठीक है ना, उसी को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अब स्थिर विद्युत बल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो चार्ज होता है वो अपनी जगह पर स्थिर होता है, और उन्हीं आवेश, ये जो निकाय है ये अपनी जगह पर स्थिर है, ये अपनी जगह पर स्थिर है, और इस निकाय पर या इस पिंड पर आवेश के कारण यह इस पर बल लगाएगा और यह इस पर बल लगाएगा। ठीक है, ये अपने जगह पर अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे, तो स्थिर होने, ठीक, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। विद्युत बल क्यों, क्योंकि आवेश के कारण बल लग रहा है, तो आवेश के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत बल कहलाता है। इसको आप जानते ही, आवेश के कारण जो बल लगता है वो विद्युत बल, तो ये विद्युत बल होगा। क्यों, क्योंकि ये आवेश और ये आवेशों के कारण इनके बीच बल लग रहा है। ठीक है, अब ये आवेश स्थिर है इसलिए स्थिर विद्युत बल हो गया। अब देखिए इसे कूलाम बल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो संकल्पना, जो सिद्धांत दिया कूलाम ने दिया, इसलिए इसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं इस फार्मूले का। मान लीजिए, माना Q1 व Q2 दो आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के नियम से, अब देखिए कूलाम के नियम से, प्लस हमने अभी आपको इसके पहले समझाया कि अगर चार्ज बढ़ता है, यदि चार्ज अधिक होगा तो उनके बीच जो बल होगा, यदि आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी तो बल भी बढ़ता जाएगा, यदि आवेश की मात्रा घटती जाएगी तो आवेश भी घटता जाएगा। आप सपोज करिए कि यदि इस चार्ज को हम हटा दें, सिर्फ इसी चार्ज को रखें, इसको हम मान लो गायब कर दें, तो क्या कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। अब मान ले इस चार्ज को रखें, इसको गायब कर दें, तो क्या कोई बल लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये जब दोनों चार्ज रहेंगे तभी इनके बीच बल लगेगा। यानी कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, फोर्स बाद में आ रहा है, पहले क्या आ रहा है, दो निकाय आ रहे हैं और दोनों निकायों पर चार्ज के कारण बल लग रहा है। अर्थात ये जो मेरा फोर्स है ये निर्भर है किस पे, इस चार्ज पर और इस चार्ज पर। अर्थात F जो है ये अनुक्रम है किसका, इन दोनों चार्जों का।
इन दोनों चार्जों का क्या है, अनुक्रम है, ठीक है ना। पहले ये दोनों आते हैं, फिर इन दोनों के कारण इसमें फोर्स लगता है। इन दोनों में से यदि किसी को हटा दिया जाए, किसी एक को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर कोई बल लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा, ठीक है ना। बल यहाँ आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल तभी लगेगा जब दो पिंड होंगे और उनके दोनों पे आवेश होगा। आवेश यदि सजातीय होगा, यानी समान आवेश होंगे, तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, माने एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। और यदि यदि आवेश विजातीय है, मतलब विपरीत है, एक प्लस है एक माइनस है, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि फोर्स बाद में आ रहा है। ये दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को हटाएंगे तो फोर्स नहीं, यानी फोर्स डिपेंड है किस पे, इस पे और इस पे। तो यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? हमारे ख्याल से आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये हो गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक। अब देखिए, अब क्या है, ये चाहे रिपेल हो, चाहे रिपल्सन फोर्स लगे या अट्रैक्शन फोर्स लगे, आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट ये इस पे लगाएगा, और आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट ये भी इस पे लगाएगा, आर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट ये इस पर लगाएगा, और आर ही डिस्टेंस के रिस्पेक्ट ये इस पे लगाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ कौन सा रिलेशन होगा। देखो, मान लो कोई यहाँ है, कोई चार्ज यहाँ है, ये दोनों चिपक गए, लेकिन यदि इसको वही चार्ज यहाँ कर दें और यहाँ कर दें तो नहीं चिपक रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इनके बीच बल घट गया और यहाँ चिपक गए। क्यों? तो देखिए, दोनों चार्ज तो वही था, जो यहाँ था वही यहाँ भी वही है, बस क्या किया गया, थोड़ा दूर रख दिया गया। तो यहाँ नहीं चिपका, मतलब यहाँ बल नहीं लगा, यहाँ चिपक गया। इसको जब यहाँ इतनी दूरी पे रखा गया तो ऐसे आकर के क्या हुए, कांटेक्ट में आके चिपक गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ बल लग रहा है, यहाँ बल नहीं लग रहा है। बल नहीं लग रहा है मतलब घट गया, यहाँ बल लग रहा है चिपक गया, मतलब यहाँ क्या हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे यहाँ बढ़ गया तो नहीं चिपका, मतलब बल घट गया, तभी तो नहीं चिपका। और यहाँ चिपक गया क्यों? क्योंकि पास पास है। मतलब बल यदि दूरी बढ़ेगी, आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो बल क्या यहाँ नहीं चिपक रहा है। यदि आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल घट जाएगा, यदि आवेशों के बीच की दूरी घटेगी तो बल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है दूरी के बढ़ने से बल घटेगा और दूरी के घटने से बल बढ़ेगा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब व्युत्क्रम है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा मिलेगा F, ठीक है, इनवर्सली 1/r²। अब 1/r क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट 1/r है और यह इसके रिस्पेक्ट 1/r है, तो 1/r का 1/r में होगा, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब 1 व 2 को मिला देते हैं। 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है, 1 व 2 को मिलाने पर जब दोनों को मिला देंगे तो मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ठीक है। अब देखिए, ये तो यहां तक गुलाम ने बड़े ही आसानी से निकाल दिया। अब उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गया? न्यूटन ने जो नियम निकाला था F = G m1 m2/r², ठीक है ना। ये क्या था? ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये सबके लिए एक समान है, ठीक। यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उन पिंडों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता। उन पिंडों के बीच में कौन सा माध्यम है, एयर है या कांच है या वाटर है, उस पर डिपेंड नहीं करता। सबके लिए क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन यहाँ तो गड़बड़ था। गड़बड़ ये था, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, मान लेते हैं सपोज करिए कि ये मेरा, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा एक चार्ज है और ये मेरा दूसरा चार्ज है, और मान लेते हैं कि ये चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ,
तो इसके बीच में वायु है, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, अधिक लगेगा। अब लेकिन अगर बीच में इसको मान ले ये प्लास्टिक, यहाँ हम ये क्या है, पेपर है, अब बीच में एक इधर चार्ज है एक इधर चार्ज है, ठीक है, तो अब क्या होगा, अब तो उतना फोर्स नहीं लगेगा इनके बीच, बल का मान क्या होगा, बदल जाएगा। अब यदि इसी के जगह पर मान लीजिए मैंने ऐसे एक पेन लिया, ये मान लीजिए एक चार्ज है, दूसरा चार्ज है, बीच में हमने क्या किया, एक एक कपड़ा रख दिया, एक क्लॉथ है, तो अब यहाँ जो पेपर रखने पर था उतना फोर्स नहीं लगेगा, या जो एयर में लग रहा था उतना नहीं लगेगा। कहने का मतलब है आवेश के द्वारा जो फोर्स लगेगा एक दूसरे पिंड पर, आवेशित पिंड पर जो फोर्स लगेगा वो आवेशित पिंडों के बीच जो माध्यम है, माध्यम कांच है तो कुछ और होगा, फोर्स कुछ और लगेगा। यदि इन आवेशित पिंडों के बीच माध्यम एयर है तो फोर्स तुरंत बदल जाएगा। यदि इन दो आवेशित पिंडों के बीच का माध्यम कोई परावैद्युतांक है, ठीक है ना, कोई परावैद्युत मीडियम है, तो फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा। पीतल है तो अलग हो जाएगा, कांच है तो अलग, इस तरह से माध्यम के बदलने पर फोर्स का मान क्या होगा, बदल जाएगा। इस वजह से इन्होंने यहाँ जी नार लिख करके क्या लिख दिया, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है, कहीं कहीं सी लिखा है, कहीं कहीं के लिखा है, यहाँ हम के का यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने इस चिन्ह को हटाने के लिए F इक्वल टू लिख दिया K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां के क्या है, कूलम्ब नियतांक है, जहां के कूलम्ब नियतांक है, ठीक है ना। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आपको समझना है, समझना क्या है, इस पे गौर कीजिए। देखिए समझना ये है, अब यहां क्या होगा, ये चार्ज बॉडी है, ये क्या है, यहां हमने प्लस लिखा है, तो ये अपने चारों तरफ इस तरह से फोर्स क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इस तरह से इसमें से भी निकलेंगी, ठीक है ना, इस तरह से इसमें से भी चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इतना याद रखिए, धनावेशित बाहर की ओर, ठीक है ना, किधर, बाहर की ओर, यदि ऋणावेशित है तो कहा, अंदर की ओर, ठीक है ना, कहा, अंदर की ओर, इतना याद रखिएगा। तो ये धनावेशित है तो बाहर की ओर। अब यदि दोनों पिंडों को हम ऐसे रख दें आमने सामने, तो ये दोनों पिंडें किसी एक लाइन के अलोंग होंगी, ये एक चुंबकीय बल रेखा और ये चुंबकीय बल रेखा किसी एक लाइन पर स्थित होंगे। कहने का मतलब है इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं ढेर सारी इनफाइनाइट निकलेगी, लेकिन ये दोनों जो हमारे ये दोनों जो चार्ज बॉडी हैं, जो आवेशित पिंड हैं, ये दोनों किसी एक लाइन के अलोंग होंगे, किसी एक लाइन के आमने सामने स्थित होंगे। तो अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि चार्ज बॉडी कैसा है, गोली है, हमने इसको कल्पना किया है गोली है, तो एक गोली कुल कितना, कोई स्फेरिकल सब्सटेंस कुल कितना क्रिएट कर सकता है, तो कितना क्रिएट करेगा, 4 पाई, ठीक है ना, टोटल कितना करेगा, 4 पाई। तो एक लाइन में कितना होगा, तो एक लाइन में कितना हो जाएगा, 1/4 पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई हो जाएगा। अब देखो, अब उसके बाद में ये इस पर भी डिपेंड करता है, इसी के का मान हम निकाल रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, ये तो एक लाइन के अलोंग हो गया, किसी एक ही लाइन पर स्थित होंगे, मिलाएंगे वही लगेगा। अब ये थोड़ी ना मिलेंगे, ये वाला और ये वाला मिल रहा है, तो टोटल ये 4 पाई, ये 4 पाई, तो एक लाइन के द्वारा कितना, तो 1/4 पाई, टोटल का 4 पाई, तो वन लाइन का कितना, वन लाइन अलाउंग कितना, 1/4 पाई। अब देखिए, अब क्या डिपेंड करेगा, बीच के माध्यम पे, तो बीच का माध्यम यदि मान लें निर्वात या वायु है, ठीक है ना, तो या चेंज भी हो सकता है, आगे इसके बारे में और हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या बोलते हैं,
निर्वात की विद्युतशीलता या उसी का मतलब जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। देखिए क्या है कि अभी हमने करके दिखाया, मान लीजिए यहां से ये चार्ज बॉडी भेज दिया 100 स्ट्रिंग, यानी वैद्युत 100 वैद्युत बल रेखाओं को ये यहां से भेज रहा है। अब बीच में इसको हमने रखा और ये यहां से 100 भेज रहा है और इसके पास 90 पहुंचा, तो 10 क्या हुआ, इसने ऑब्जर्व कर लिया। इस तरह से जब हमने इसको लिया और इसको ये यहां से 100 वैद्युत बल रेखाएं भेज रहा है और इसे इसे कितना मिला, 80 मिला, तो हम तो क्या हुआ, 20 क्या हुआ, 20 को इसने क्या किया, रोक लिया। इसका मतलब कहेंगे इसकी जो परमिटिविटी होगी, ठीक है ना, वो कितना होगा, 20 होगा। उस कपड़े का कितना था, 10 था। तो कहने का मतलब ये विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो विरोध करने का मतलब क्या, उसका अपोज कर रहा है, तो ये भी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1 तो यहां हम k की जगह पे रख देंगे, ठीक है ना। यहां लिखिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमें मिल गया फार्मूला। अब इसका मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ न्यूटन आप लिख दीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, ये k की जगह पर आया, k क्या है, कूलम नियतांक है, ये कहां से आया, इसको आप समझ रहे हैं। अब k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां से आया, तो आप जानते हैं कि कूलम कांस्टेंट है, जो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहाँ बीच का माध्यम जो है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम लिख दीजिए, जहां यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात, वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, ये विद्युत बल रेखाओं का अपोज कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कहा जाएगा, फोर्स। विद्युत बल रेखाओं का अपोज करने का मतलब फोर्स को अपोज करेगा, तो कहां जाएगा, फोर्स का अपोज करने का मतलब नीचे जाएगा, तो नीचे हो गया। टोटल 4 पाई, तो एक का कितना, तो 1/4 पाई। तो इस तरह से k की जगह पे हमने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दिया। तो इस तरह से आप इसको आसानी से अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए जहां यहां लिख दीजिए, जहां आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होता है। कितना होता है, न्यूटन, ठीक है ना। तो ये आप इसके जगह पर रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप इसे फटाफट देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और आप लोग जो मुझे अपना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, बस ऐसे आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। मेरा SST क्लासेस आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।